नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 सोशल साइंस का चैप्टर पीपल एंड रिसोर्सेज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को की आंसर्स के साथ समझेंगे। आपने चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझा रहा हूँ उनके की पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखते चलिए। यदि आपने इतना कर लिया तो एग्जाम्स में इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप इजीली टैकल कर पाएंगे। तो बिना समय ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पीपल एज रिसोर्स का आखिर मतलब क्या है? जब हम अपने देश के लोगों को रिसोर्सेज की तरह माने, रिसोर्सेज वो कोई चीज़ होती है जो हमारी ज़रूरतें पूरी कर सके या जिससे पैसा कमाया जा सके। तो जब हम देश के लोगों को रिसोर्सेज बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि हम देश के सभी लोगों को असेट मानते हैं, ना कि लायबिलिटी। असेट वो चीज़ें होती हैं जो भविष्य में हमें पैसा कमा कर देती हैं और लायबिलिटी मतलब होता है बर्डन या जिम्मेदारी। तो हमारे जो लोग हैं वो असेट माने जाएं, ना कि एक बर्डन। जब लोगों के पास में अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ और अच्छे स्किल्स होते हैं तो वो देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जैसे कि बाकी के रिसोर्सेज करते हैं, सच एज लैंड एंड कैपिटल। आखिर ह्यूमन कैपिटल का क्या अर्थ है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है जब हमारे देश के लोगों में स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ, एक्सपीरियंस पजेस्ड होता है और इसको बेटर किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर। ह्यूमन कैपिटल का मतलब देश के सभी लोगों के टोटल स्किल्स, उनमें नॉलेज कितनी है, वहाँ की हेल्थ कैसी है, उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। जिस देश का ह्यूमन कैपिटल अच्छा होता है उस देश की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, हेल्थ केयर पे सरकार ने काफ़ी अच्छा खर्चा किया होता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन कैपिटल बाकी के रिसोर्सेज से डिफरेंट कैसे है। तो देखिए, जो ज़मीन और मशीन होती है, ह्यूमन कैपिटल में एबिलिटी है सोचने की, इनोवेशन की और बदलाव के साथ बदल जाने की। ये बाकी के रिसोर्सेज नहीं कर सकते। इट कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अदर रिसोर्सेज। बाकी के रिसोर्सेज की एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है जब ह्यूमन कैपिटल अच्छा है। भाई आप ऐसे समझिए, मैंने दो लोगों को सेम जमीन दी और कहा कि भाई इस पे खेती करो। पहला आदमी स्किल्ड था, उसको सब कुछ जानकारी थी कि कैसे खेती की जाती है, उसके पास स्किल्स से ठीक ठाक नॉलेज थी उसके पास अच्छी खासी, और उसको मशीन चलानी भी आती थी। तो ये साल भर में अच्छी खासी खेती करके पैसे कमा लेगा। देखिए, जो दूसरा व्यक्ति था उसको कुछ नहीं आता था, ना वो अच्छे से एजुकेटेड था, हेल्दी भी नहीं था, उसके पास स्किल्स नहीं थे खेती के, तो भली कितनी भी अच्छी ज़मीन में उसे दे दूं और सेम टूल्स ही क्यों ना दे दूं, ये प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, जिससे इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बाकी के रिसोर्सेज का वैल्यूएबल तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, तो इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स इन द इकोनॉमी। कैसे एजुकेशन कंट्रीब्यूट करती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? कैसे देश के लोगों के स्किल्स वगैरह अच्छे होते हैं एजुकेशन से? तो उसका आंसर बड़ा सिंपल है। एजुकेशन से नॉलेज, स्किल्स और अवेयरनेस बढ़ते हैं, जिससे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बेटा, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पहले कोई व्यक्ति 10 प्रोडक्ट बना रहा था, अब 100 बना रहा है, फिर 1000 बनाएगा। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ आउटपुट ज़्यादा बनना। तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इससे उनकी कमाई भी अच्छी होती है और वो आर्थिक ग्रोथ में यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर पाते हैं। बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब समझो, जब देश में प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। जब लोग अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके हायर प्रोडक्टिव हो जाएंगे तो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम शॉर्ट में SSA कहते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है 2001 में, जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की थी बच्चों को एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इसका मेन एम है टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बच्चों को पढ़ाई का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है उसे इम्प्रूव हो, और ट्रेंड टीचर्स की भर्ती एंड इंक्रीज इन एनरोलमेंट, ज़्यादा बच्चों का एडमिशन स्कूल्स में हो और देश का लिटरेसी लेवल अच्छा हो। ये इसका मेन एम है। ये एम्स आप अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्थ से कैसे इफेक्ट होता है? तो देखिए, जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है ना, वो एनर्जेटिक रहेगा, अलर्ट रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा। ये तीनों वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। एग्जाम टाइम में आप क्या होता है, यही वर्ड्स भूल जाते हैं और मार्क्स नहीं मिलते, तो ये 3 वर्ड याद कीजिए। अच्छी हेल्थ होने से ना एब्सेंटिज्म खत्म होता है, यानी कि बच्चे फिर छुट्टी नहीं करते, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन अच्छी होती है उनकी।
उनके वर्किंग ईयर्स ज़्यादा बढ़ते हैं, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, ज़्यादा लंबे समय तक अपनी लाइफ के काम करते हैं, जिससे हेल्प्स इन बेटर परफॉर्मेंस इन जॉब्स, उनको काम में भी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है और पढ़ाई में भी अच्छी होती है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के मेन फीचर्स क्या क्या है? पहला, इसके अंदर में सरकारी खर्चा बढ़ाया गया पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज पर, लोगों तक मेडिकल सर्विसेज इजीली एसेसिबल हो, यानी कि वो उन तक आसानी से पहुंचाई जा सकें और उनके लिए महंगी ना रहें, अफोर्डेबल हो जाएं सारी की सारी मेडिकल सर्विसेज। इसका मेन फोकस था हेल्थ केयर को प्रिवेंट करने पे, यानी कि उसको बचाने पे। कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको होने से पहले ही रोक देना चाहिए, जैसे पोलियो हुआ, तो उस पर भी इसने ध्यान दिया। रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ की सर्विसेज प्रॉपर अच्छे से पहुंच पाए, अर्बन में तो फिर भी हैं, रूरल एरियाज में दिक्कत थी तो उनको सुधारा जाए और लोगों तक पोषण और साफ सफाइयत की जानकारी को अवेयर करवाया जाए, इम्प्रूव करवाया जाए, जिससे कुपोषित ना हो कोई बच्चा और खराब खाने पीने और खराब एनवायरनमेंट में रहने से बीमारी ना फैले। बेटा, आपके पेपर में 100% आने वाला क्वेश्चन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि 1000 में से 1 साल के होने से पहले कितने बच्चों की साल भर में मृत्यु हो गई, उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। जितना ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है उतना खराब हेल्थ केयर सर्विस माना जाता है, क्योंकि अगर 1000 में से मान के चलो 200 बच्चों की मृत्यु हो गई तो ये खराब है ना, बच्चों को बीमारियां लग रही हैं, साफ सफाइयत नहीं है, तो हेल्थ केयर सर्विस पुअर है। तो व्हाट इज IMR? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1, यानी 1 साल के होने से पहले 1000 में से इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। भारत की सरकार हेल्थ सेक्टर में किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है? पहला, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को सेटअप करती है आसपास के इलाकों में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को स्थापित करती है, यहाँ पर ना आयरन की गोलियाँ फ्री में दी जाती हैं, कैल्शियम की गोलियाँ दी जाती हैं, है ना, और कई अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों के थ्रू। लॉन्चिंग नेशनल हेल्थ मिशन, सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन इंट्रोड्यूस करा। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कई सारी बीमारियों के टीके वगैरह लगने की सुविधाएं सरकार ने दी। मैटरनल केयर, जो माँ बच्चे देने वाली होती हैं या जो माएँ अभी किसी बीमारी से ग्रस्त होती हैं और वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी केयर के लिए भी सरकार ने कंट्रीब्यूशन किया है। सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स जैसे कि आयुष्मान भारत की शुरुआत करी और हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस के कई सारे कैंपेन चलाए हमारे आसपास। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? बेरोजगारी एक ऐसी आर्थिक कंडीशन है, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है जहां आदमी काम तो करना चाहता है, काम करने के योग्य भी है, उस पैसे में राजी भी है, लेकिन काम नहीं मिल रहा, उसी को ही हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो जो मैंने हाईलाइट किए हैं इसको ध्यान से याद करिएगा। भारत में बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं? पहला, पॉपुलेशन बढ़ना। पॉपुलेशन बढ़ने से अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को कम मिलती हैं काम करने की, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर में साल भर में कुछ महीने तो काम होता है, कुछ महीने काम नहीं होता, तो जब काम नहीं मिलता है तो जिस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी देश भर में बढ़ती है। लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, भाई इंडस्ट्रीज जो होती हैं कई सारे लोगों को रोजगार देती हैं, जब पर्याप्त नंबर इंडस्ट्रीज के नहीं डेवलप होंगे देश में तो बेरोजगारी बढ़ेगी। एजुकेशनल स्किल्स की कमी होना, भाई 12th तक व्यक्ति पढ़ लिया लेकिन उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो उसके पास स्किल्स की कमी है। और कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं है, तो एजुकेशन में कमी आने के कारण से भी बेरोजगारी बढ़ती है। अर्बन माइग्रेशन क्रिएटिंग प्रेशर ऑन जॉब्स, इसका मतलब यह है कई सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अर्बन एरियाज में, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, जिस कारण से यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल पाती हैं, क्योंकि इतनी जॉब्स प्रोड्यूस नहीं होती जितने लोग यहाँ आ जाते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना। बेरोजगारी के असर क्या क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो देखो एक गरीबी बढ़ती है उसके कारण से, और आर्थिक इनसिक्योरिटी भी, क्योंकि सामाजिक रूप से उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसके कारण से आर्थिक स्थिति उसकी खराब होती चली जाती है। और अगर अभी गरीब नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं भविष्य में भी नहीं होगा, तो इसलिए इनसिक्योरिटी हर वक्त बनी रहती है। ह्यूमन रिसोर्स का वेस्ट होता है, भाई बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है तो उसका वेस्ट हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स का। सामाजिक दिक्कतें जैसे कि क्राइम बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन लोगों की बढ़ती है, डिप्रेशन में जाते हैं लोग, और आर्थिक ग्रोथ जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाई जाती है वो बहुत धीमे हो जाती है क्योंकि प्रोडक्शन कम होता है बेरोजगारी बढ़ने के कारण से। पेपर में आने वाला सवाल,
डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी काम में लग जाएं और उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन ना हो रहा हो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में। इस केस को हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये रूरल एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। वेयर इवन इन इफ़ अ फ्यू वर्कर्स आर रिमूव प्रोडक्शन डजंट डिक्रीज, क्योंकि उन लोगों के जाने से भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए, भाई एक आदमी साल भर में ज़मीन पर खेती करके 100 किलो अनाज उगाता था, उसने 4 और लोग और बुला लिए और अभी भी 1 साल बाद 100 किलो अनाज ही उग रहा है। क्यों? ज़मीन उतनी ही थी, टाइम उतना ही लगा। तो ये जो लोग थे इनका जो काम करने तो ये आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो ये कैसे बेरोजगार है? ये डिसगाइज बेरोजगार है, यानी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। तो व्हेन मोर पीपल आर एंगेज इन एन एक्टिविटी देन रिक्वायर्ड, इट इज नोन एज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो भाई ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग अ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर। साल के कुछ समय तो बेरोजगार हैं, कुछ समय काम मिला हुआ है। ऐसे लोगों को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो सीजन के हिसाब से बेरोजगार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स को काम नहीं मिलता ड्यूरिंग नॉन सोइंग सीजन। जब वो खेती नहीं कर रहे होते तो उस टाइम पर उनके पास काम नहीं होता, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयड हैं। इसका आप एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनको बारिश के समय पे, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्शन का काम हो नहीं रहा होता तो उनको काम नहीं मिलता, वो सीजनल अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब भाई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कौन होते हैं? ये वो सिचुएशन है जहाँ पे व्यक्ति पढ़ लिख लिया है, एजुकेटेड यूथ है, लेकिन अनेबल टू गेट जॉब्स, काम नहीं मिल रही है अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। ये बहुत कॉमन है शहर के एरिया में, क्योंकि यहाँ पर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की कमी है, जिस कारण से व्यक्ति पढ़ लिख जाता है लेकिन उस हिसाब से उसको काम नहीं मिलता। डिग्री सिर्फ नाम की उसके पास होती है। इस सिचुएशन में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी स्थिति आती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इनकम जनरेट करती है, जिसे हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। उन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि टीचर स्कूल में पढ़ाता है, भाई बदले में सैलरी लेता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर इलाज करता है, बदले में फीस लेता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक व्यक्ति दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाता है, सैलरी या वेजेस लेता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसको हम पैसों में नहीं लाभ सकते। ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं, अफेक्शन के लिए की जाती हैं, इनकम जनरेशन के लिए नहीं की जाती। जैसे कि हाउस वर्क बाय होम मेकर, हमारी मम्मी घर पे जो खाना बना रही हैं वो हमारे लिए क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है, टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, घर पे अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 सेक्टर्स बताइए। तो पहला, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, यानी ऐसा बिजनेस का सेक्टर या ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके दे, उसको हम प्राइमरी सेक्टर का पार्ट बताते हैं। जैसे फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज, यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग हमारे देश के ऑक्यूपाइड होते हैं, ये याद रखिएगा। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जो कि किसी इनपुट से, यानी रॉ मटेरियल्स की मदद से कोई फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट कर देता है, यानी कि आउटपुट बनाता है मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल कर कर, उसे हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर है जो कोई प्रोडक्ट ना बनाकर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ये सब क्या है? हमारे लिए सर्विसेज हैं। हाउ हैज़ द गवर्नमेंट सपोर्टेड एजुकेशन इन इंडिया? सरकार ने एजुकेशन के लिए देश में क्या किया है? सबसे पहले सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई सब बच्चों के लिए 6 से 14 साल की उम्र के। मिड डे मील की सुविधा, मिड डे मील के अंदर में जो भी बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको मुफ्त में खाना दिया जाता है, जिससे उनका इनरोलमेंट बढ़े, यानी कि और बच्चे स्कूल में आएँ। स्कॉलरशिप की सुविधा दी जाती है, मुफ्त में किताबें दी जाती हैं, केंद्रीय विद्यालय सेटअप किए हैं, नवोदय विद्यालय सेटअप किए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जैसे कि दीक्षा ऐप वगैरह को भी इंट्रोड्यूस किया है। वाई इज द प्राइमरी सेक्टर स्टिल द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया? आज भी देश में प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयड क्यों है भाई? क्योंकि देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है, एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, स्किल ज़्यादा नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसलिए ज़्यादातर लोग फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। इसलिए प्राइमरी सेक्टर आज भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है भारत में। एक कंट्री का बेस्ट एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पे लोगों को प्रोडक्टिव एसेट बनाया गया। तो देखिए जापान इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जापान की लॉन्जेटिविटी का मतलब क्या होता है?
मैं आपको थोड़ा बताऊं, अगर आपको किसी देश की क्वालिटी, लोगों की क्वालिटी को जांचना है तो पहले आप वहाँ पे जांचोगे उनके लिटरेसी रेट को। लिटरेसी रेट का मतलब होता है उनकी पॉपुलेशन में कितने लोग किसी लैंग्वेज को पढ़ लिख सकते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरा नापा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो हमने ऊपर पढ़ा था वो की हेल्थ सेक्टर की जानकारी देता है। और तीसरा नापा जाता है बेटा लॉन्जिटिविटी को। इसका मतलब है वहाँ के लोग एवरेज कितने साल जीते हैं। जापान का लॉन्जिटिविटी लगभग 90 साल के आसपास है और इंडिया का लगभग 62 से 65 तक वेरी करता है। तो अगर हम देखें भाई, कंपेयर करें तो भाई जापान हमसे आगे है लॉन्जिविटी के मामले में। यहाँ की वहाँ की हेल्थ सेक्टर्स काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं और जापान में नेचुरल रिसोर्सेज कम है, उसके बावजूद भी उसने एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, जिससे लोग वहाँ के हाईली प्रोडक्टिव एसेट बन गए हैं। तो आप ये एग्जांपल याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा किसी देश की क्वालिटी ऑफ पीपल को कैसे नापा जाता है, लिटरेसी रेट से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से और लॉन्जिटिविटी से। और पर कैपिटा इनकम भी इसमें होता है, लेकिन अभी के लिए इतने काफ़ी हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। डिफरेंस बताइए इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय मैन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय वीमेन। तो सबसे पहले तो भाई जो औरतें हैं उनके लिए ऐसा परसेप्शन माना जाता है कि वो सिर्फ घर के काम काज के लिए हैं, खाना बनाएंगी, घर संभालेंगी, बच्चों को संभालेंगी, और आदमी बाहर काम करेगा। आदमियों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और औरतों को तो कभी कभी पैसे ही नहीं दिए जाते जो भी घर पर वो काम करते हैं। जो उनके द्वारा काम किया जाता है उसे नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, लेकिन जो औरतों के द्वारा काम किया जाता है उसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है भाई? देश के अंदर में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना, यानी जितना भी प्रोडक्शन हुआ, उसकी वैल्यू को अगर आप काउंट कर लेंगे तो नेशनल इनकम कहेंगे। एक साल के अंदर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है इनको अब आगे कुछ कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, एज इट इज़ कंज्यूमर के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। उन सब के प्रोडक्शन में जितने भी नंबर्स हैं उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम, यानी साल भर में जितने गुड्स एंड सर्विसेज बने उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसी से ही देश की इकोनॉमिक ग्रोथ नापी जाती है। कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ने भारत की मदद करी? सबसे पहले जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है तो लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, काम करने की एफिशिएंसी अच्छी होती है, एज वेल एज द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री। इट हैज़ एडेड स्किल्ड लेबर, इससे स्किल्ड लेबर का जनरेशन हुआ इंडिया में। मिलियंस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स आर वर्किंग इन अदर कंट्री, जिससे हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज भी निकल के आया। भाई जब हमारे लोग यहाँ से पढ़ लिख कर विदेशों में काम करेंगे तो वहाँ से पैसा इंडिया भी लेके आएंगे, तो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। हम बाहर के देशों के लिए काम करेंगे तो भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा। हाउ आर द वर्किंग कंडीशंस फॉर वुमेन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर? तो पहले तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जिसमें भाई आपका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं। अनऑर्गेनाइज कौन से होते हैं? छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं अपनी दुकानों पे छोटे बच्चों को लगा लेते हैं, कि आदमी को किसी बिना कॉन्ट्रैक्ट के लगा देते हैं, बिना पेपर वर्क के लगा देते हैं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो औरतों की कंडीशन बतानी है तो सबसे पहले देखिए, द विमेन वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैज़ लोअर वेजेस। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो औरतें होती हैं उनको कम पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, आपके घर पे कोई लेबर काम करने आए, उस लेबर के साथ में उसकी वाइफ भी आई, तो वाइफ को हमेशा हम कम पैसे देते हैं। लेकिन यही अगर ऐसा होता किसी कंपनी में लोग काम कर रहे होते तो दोनों की सैलरी सेम होती, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में बराबर पैसे दिए जाते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोअर वेजेस दी जाती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एजुकेशन एंड स्किल्स भी ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर पैसे बराबर दिए जाएंगे। जॉब्स आर लो पेड, जॉब्स भी उनके लिए कम पैसों की हैं, और रेगुलर काम भी उनको नहीं मिलता। वर्कर्स कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कभी भी निकाला जा सकता है, बिना किसी रीज़न के भी निकाला जा सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे नहीं करते। अगर आप निकालेंगे भी तो पूरा कारण बताएंगे और एटलीस्ट 1 महीने का टाइम तो उस व्यक्ति को देंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कई सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे कि मैटरनिटी लीव नहीं है। भाई कोई जो लेडी है वो माँ बनने वाली है तो उसकी 6 महीने की छुट्टी मिलती है, 6 महीने जो छुट्टी मिलेगी उनको उसका पैसा दिया जाएगा, लेकिन ऐसी फैसिलिटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती। चाइल्ड केयर लीव मिल जाती है स्कूल के टीचर्स को, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। तो भी सवाल ये आता है कि फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया में अभी भी कम क्यों है आदमियों के कंपैरिजन में? तो पहला कारण है नेगेटिव एटीट्यूड फॉर गर्ल्स। हमेशा लड़कियों के प्रति खराब एटीट्यूड रखा जाता है। द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ इलिटरेट पेरेंट्स, और ज़्यादातर उनके द्वारा जिनके खुद के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, वो ये मानते हैं कि लड़की की एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमारे देश में लो फीमेल लिटरेसी रहती है। दूसरा कारण है गरीबी। गरीबी मेजर कारण है जिसके कारण से बच्चियां पढ़ लिख नहीं पाती देश के अंदर में। जेंडर इनइक्वलिटी, लड़का लड़की में भेदभाव करना भी बहुत बड़ा कारण है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि अपने लड़कों को तो अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों को ऐसे ही किसी स्कूल में पढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से लड़कियों का पढ़ना लिखना इतना मायने नहीं रखता। इनएडिक्वेट स्कूल फैसिलिटीज़,
मोस्ट पार्ट ऑफ रूरल इंडिया, कई सारे स्कूल्स में, कई सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड लड़कियों के लिए। पैसे की कमी होना, लो अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स टू एजुकेशन सेक्टर, ये भी एक कारण है लो लिटरेसी रेट है ना देश के अंदर में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में भी लिख लिया होंगे। मिलते हैं अनुज क्लासेस की अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड स्टे शार्प।